इसको अच्छी गौर से देखें तो लगता भी है कि अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे लोग जो थे, तकरीबन 80-85% लोग वो गरीब या साधारण परिवारों में से निकल के ऐसे क्रिमिनल बने। लेकिन अब जो इकबाल मिर्ची है वो ऐसे खानदान से आया, उसके साथ ही उन दिनों में ही एक समद खान था, वो भी अच्छे खासे खाते पीते परिवार में था। उसी तरह इकबाल मिर्ची भी एक अच्छे परिवार से आया। इसके बाप का जो कारोबार था वो मिर्च मसाले का, हरी मिर्च, लाल मिर्च और इस किस्म से नून, नमक, काला नमक, इस किस्म के जो दालों सब्जियों में पड़ने वाले जो मसाले वगैरह होते हैं उनका व्यापार किया करता था बड़े लेवल पे। और लाल बाज़ार एरिया है एक सेंट्रल बॉम्बे का, जो होलसेल मार्केट्स का एरिया है, उस एरिया में इनका बिजनेस हुआ करता था फैमिली का। तो क्योंकि मिर्ची का इनका मेन जो धंधा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसके लिए इसका नाम था जो वो एक मोहम्मद इकबाल मेमन से जो बदल के मोहम्मद इकबाल मिर्ची ज़्यादा मशहूर हो गया। मेमन जो लोग होते हैं ये राजस्थान के, गुजरात के एक कच्छ इलाका है जहाँ से समुद्र के किनारे पे, और उनका व्यापार बहुत सालों सदियों से साउथ अफ्रीका के साथ चलता रहा है। तो कच्छी लोग जो हैं वो पुश्त दर पुश्त और अपने बाप दादा परदादा के समय से गुजरात से जितना व्यापार करते थे वो समुद्र के किनारे करते थे। तो बड़ी बड़ी इनकी जो बोट्स होती थी जिनको डहाव बोला जाता है, वो गुजरात से लेके मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर होते हुए ये लोग साउथ अफ्रीका पहुंचा करते थे। क्योंकि साउथ अफ्रीका का उन दिनों में बहुत से कंट्रीज ने बहिष्कार किया हुआ था, उनको बैन किया हुआ था वो नस्ल भेद के चक्कर से। तो वह ज़्यादातर लोग साउथ अफ्रीका से मेल जोल नहीं रखते थे। तो क्योंकि गोरे लोगों ने काले लोगों के देश को काबू किया हुआ था, व्यापार थीरी की वजह से यूएनओ ने रेजोल्यूशन पार रखे थे कि इनके खिलाफ कोई लेन देन नहीं करना है इनके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ। तो क्योंकि हिंदुस्तान से ज़्यादा खाने पीने का सामान था जो वो साउथ अफ्रीका जाता था, तो आप पासपोर्ट लेके तो उससे नहीं जा सकते थे क्योंकि बैन किया हुआ था। तो इन लोगों ने, कच्छी लोगों ने एक ऐसा इंतज़ाम किया कि हिंदुस्तान से अपनी किश्तियाँ छोटी बड़ी भर के ये मॉरिशस ले जाते थे। मॉरिशस एक छोटा सा टापू है साउथ अफ्रीका और हिंदुस्तान के बिचाले बीच में, सेंटर में। तो वहाँ पे इंडियंस की पॉपुलेशन तकरीबन 70-75% है। तो बिहार और यूपी के काफ़ी लोग हैं और थोड़े से महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं। तो वहाँ से जाके आपको मॉरिशस से आपको परमिट दिया जाता था साउथ अफ्रीका की एम्बेसी की तरफ से। उनका एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस बना हुआ था पोर्ट लुई में और दूसरा रॉड्रिक्स में बना हुआ था। तो वहाँ से आप अपना पासपोर्ट छोड़ के परमिट लेके आप साउथ अफ्रीका जा सकते थे। तो इस तरीके से आपके परमिट के ऊपर कोई स्टैंप या ठप्पा नहीं लगता था, क्योंकि अगर किसी के पासपोर्ट पे उन दिनों में साउथ अफ्रीका की मोहर लग जाती थी तो 90% देश दुनिया के उसको अपने कंट्री में घुसने नहीं देते थे। तो ये प्रॉब्लम थी, तो इसलिए वो परमिट लेके आगे जाते थे। तो इकबाल मिर्ची और उसकी फैमिली का भी यही बिजनेस था। मुंबई से ये लोग मॉरिशस जाते थे, वहाँ पे रुकते थे, फिर वहाँ से परमिट लेके आगे जाना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इकबाल मिर्ची की कहानी में इस बात का जिक्र बाद में आएगा। तो एक अच्छी लोगों को, जैसे हम एक दूसरे को बोलते हैं सन्स ऑफ द सॉइल, हम धरती पे पैदा हुए लोग हैं, तो अपने आप को हम मिट्टी की औलाद या हम धरती के बेटे बोलते हैं। लेकिन जो कच्छी लोग हैं वो अपने आप को सन्स ऑफ द सी बोलते हैं, वो अपने आप को समुंदर के बेटे बोलते हैं। तो इनका किसी भी देश के साथ ज़्यादा करके कोई प्यार मोहब्बत कुर्बानी का जज्बा नहीं होता है। ये मिट्टी से कम जुड़े होते हैं और समुंदर से जुड़े ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो 93 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें भी ज़्यादातर लोग थे जो वो कच्छ के इलाके से जुड़े हुए थे और ज़्यादा मेमन भी थे। जो मेन कॉन्स्पिरेटर फैमिली जो है वो टाइगर मेमन और उसके भाई की, उसकी पूरी फैमिली थी मेमन फैमिली। खैर, तो ये मेमन्स का एक थोड़ा सा इतिहास है। तो उसी फैमिली में से ये मोहम्मद इकबाल मेमन, जो बाद में इकबाल मिर्ची मशहूर हो गया, उसने अपने बिजनेस को बड़े तरीके से बढ़ाया।
तो एक जो ड्रग का जो बिज़नेस होता है मेन तौर पे ड्रग्स कुछ ऐसी चीज़ों में मिला के ट्रांसपोर्ट की जाती है, जो स्मगल आउट या स्मगल इन की जाती है, जिनमें ड्रग की अपनी जो उसकी जो स्मेल होती है वो मर जाए। तो 3-4 चीज़ें हैं दुनिया में ऐसी जिनमें अगर ड्रग को छुपा दिया जाए, तो उनको स्निफर डॉग या कुछ और जो साइंटिफिक उपकरण है वो उसको ढूँढ नहीं सकते। तो सबसे बड़ा ड्रग छुपाने का जो साधन है वो रबर है। तो जितनी टायर, ट्यूब बनाने की फैक्ट्री जो हैं या टायर और ट्यूब को ट्रांसपोर्ट करने के जो साधन हैं, उनमें अगर आप ड्रग छुपा के रख दो तो कोई भी स्निफर डॉग, कोई कुत्ता या कोई आदमी उसको स्मेल आउट नहीं कर सकता। उसको स्मेल करके बता नहीं सकता कि इसमें ड्रग है। तो हिंदुस्तान में जितने बड़े कोई मैं कोई 35-40 साल से देखते आ रहा हूँ, जितने बड़े-बड़े ड्रग के सीज़र्स हुए हैं, वो सब उन लोगों से हुए हैं जिनका टायरों का और ट्यूब्स का, रबर का कोई धंधा रहा हो। पंजाब में भी ऐसी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसा हुआ है। तो दूसरा एक केला जो जो हम आम तौर पे खाते हैं, तो अगर केले के भरे हुए ट्रक से कच्चे केले के या पके हुए केले के उसमें आप 25, 30, 50 किलो ड्रग रख भी दो, तो केले की स्मेल जो है वो ड्रग की स्मेल से बहुत हावी हो जाती है और वो उसको आप ढूँढ नहीं सकते। इसी तरह जो मसाले की स्मेल है, मिर्ची की, काले नमक की, गरम मसाले की, जिसमें इकबाल मिर्ची का ख़ानदान डील करता था, उसमें भी अगर आप एक मसाले की बोरी में अगर आप 10 किलो रख रख दो तो उसको स्मेल नहीं आएगी, उसका आपको सूंघ के पता नहीं चलेगा कि इस कंसाइनमेंट में ड्रग है। तो ये इनके कुछ और तरीके हैं ड्रग्स स्मगलर्स के। तो एक अतर एक और चीज़ होती है जो परफ्यूम जिसको हम बोलते हैं। जितने बड़े-बड़े अतर के 2 नंबर वाले जो व्यापारी हैं, वो अतर के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए भी ड्रग का काम करते हैं। तो ये कुछ धंधे हैं जिनसे मिला के इंटरनेशनल लेवल पे ड्रग का धंधा चलता है। तो इकबाल मिर्ची ने ये गुर बचपन में सीख लिए थे, तो उसी तरीके से छोटी-छोटी कंसाइनमेंट्स जब एक जगह से मसाला कहीं दूसरे शहर में जा रहा है, बॉम्बे से बैंगलोर, उसमें 2 किलो ड्रग रखती है तो बैंगलोर पहुँच गई। एक टायरों का ट्रक कोई अपोलो टायर का लेके भर के बॉम्बे से जा रहा है हैदराबाद, उसमें 10 किलो ड्रग रखती वहाँ पहुँचा दी। अब केरला से केले का ट्रक भर के आ रहा है तो उसमें कोई ड्रग रखी यहाँ मंगवा ली। तो ये इनका एक ताना बना बना हुआ था ड्रग स्मगलिंग करने का। तो इसमें बहुत यकीन के लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि ड्रग ऐसी चीज़ है जिसमें 100 टाइम्स प्रॉफ़िट आपको बनता है। दुनिया में कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसमें इतना प्रॉफ़िट हो जितना ड्रग में है। सोने पे ज़्यादा से ज़्यादा स्मगलिंग इसलिए होती है गोल्ड की कि उसमें 17-18% जो वैल्यू डिफरेंस होता है, तो आप उस प्रॉफ़िट के लिए स्मगलिंग करते हो। लेकिन ड्रग ऐसी चीज़ है कि 1 लाख की आप जो होलसेल में लेते हो, वो स्ट्रीट वैल्यू जो उसकी है वो 1 करोड़ हो जाती है। तो 100 गुना ज़्यादा पैसे आपको मिलते हैं। इसलिए ये एक बहुत बड़ा लालच बन जाता है स्मगलर्स के लिए ड्रग का धंधा करना। खैर इस सारी बैकग्राउंड के पहले बाद नतीजा ये निकलता है कि इकबाल मिर्ची आहिस्ता-आहिस्ता करते हुए छोटे लेवल से एक बड़ा ड्रग स्मगलर बन गया। उन्हीं दिनों 80 के दशक में इसकी एक 9 करोड़ रुपए की कंसाइनमेंट थाने के पास डीआरआई ने पकड़ी, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने। लेकिन इसने कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि ये एक्चुअली मेरी नहीं थी, ये तो ढोलकिया ब्रदर्स की कंसाइनमेंट थी। तो पूरे का पूरा केस जो था वो ढोलकिया ब्रदर्स के ऊपर डाल दिया। लेकिन जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें इकबाल मिर्ची और ढोलकिया दोनों को कॉफ़ी पोसा में इनका वारंट निकला। लेकिन जो एक होम डिपार्टमेंट का एक अपील कमिश्नर होता है होम डिपार्टमेंट में, उसने इनकी अपील को मानते हुए कॉफ़ी पोसा का ऑर्डर जो था वो खारिज कर दिया। तो ये जेल जाने से बच गए। वैसे इकबाल मिर्ची ने जो ड्रग का पैसा आता था, कमाई आती थी, उसको रियल एस्टेट में लगाना शुरू किया। तो वर्ली का एरिया उस टाइम पे काफ़ी डेवलप हो रहा था समुद्र के किनारे। इसलिए जो वर्ली का फेमस दरिया महल है उसके पास एक बंगलो खरीदा। उसके बाद मेन जो एनी बेसेंट रोड है उस पे 3-4 बिल्डिंगें खरीदी और उन्हीं दिनों में एक ड्रग की कंसाइनमेंट जो ढोलकिया अपनी जगह पे नहीं पहुंचा सके,
उसको लेने देने के चक्कर में इनकी आपस में दुश्मनी हो गई। तो उसका फैसला जो हुआ कुछ लोगों को बीच डाल के, जो ढोलकिया ब्रदर्स की फिशरमैन वाफ जो बहुत बड़ा डांस का अड्डा चलता था, वो उनको उस ड्रग की कंसाइनमेंट के एवज में वो इकबाल मिर्ची को देना पड़ा। तो बैठे बिठाए इकबाल मिर्ची को एक नया बिजनेस मिल गया। उस समय में बम्बई की सबसे बड़ी डांस बार फिशरमैन वाफ जिसको बोलते थे, वो इकबाल मिर्ची को मिल गई। उसकी रोज़ की लाखों रुपए की कमाई शुरू हो गई वहाँ से। तो वो और बड़ा इंसान बनता गया, और जैसे जैसे आदमी बड़ा बनता है उसको अपनी कंसाइनमेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए अंडरवर्ल्ड की ज़रूरत पड़ती है। उसी चक्कर में वो करीम लाला, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम और वर्दा भाई, इन सब के करीब आ गया। उसने दुश्मनी किसी से नहीं रखी। तो उसी चक्कर में बढ़ते 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 उसको जब और केसेस बने, नए एजेंसीज उसके पीछे लगी, तो वो हिंदुस्तान छोड़ के इंग्लैंड चला गया। और जब हिंदुस्तान सरकार ने विलायत की सरकार को, इंग्लैंड की सरकार को इसको वापस लाने के लिए एप्लीकेशन दी, तो वहाँ की 3 कोर्ट्स में केस चला। पहले लोअर कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो तीनों जगह पे भारत सरकार हारी, इकबाल मिर्ची जीत गया। और एंड में यहाँ तक हुआ कि एक केस में वहाँ की कोर्ट ने फैसला किया कि हिंदुस्तान सरकार जो है वो इकबाल मिर्ची को तंग कर रही है, इसलिए इसको कोई 90 टन में 1000 पाउंड का कोई हर्जाना भी हमारी सरकार को भरना पड़ा इंग्लैंड की कोर्ट के ऑर्डर पे। तो इंग्लैंड में इकबाल मिर्ची ने अपने आप को एक राइस पॉलिश करने वाले बिजनेसमैन की तरह पे इस्टेब्लिश किया। और वहाँ इंग्लैंड में लंदन के एक इलाके में बहुत बड़ा घर लिया, 4-5 बड़ी फैंसी गाड़ियाँ रखी। और मैं उस टाइम पे 3-4 बार जब इंग्लैंड गया, तो 2 बार मेरी इकबाल मिर्ची से मुलाकात हुई। फिर उसने कुछ, उसका लैंडलाइन नंबर थे तभी, तो उसके बाद उसका नंबर कहीं चेंज हुआ, कुछ हुआ, तो बहुत साल मेरा उससे टच नहीं गया। लेकिन बैक टू बॉम्बे, जब एक बार मैंने इकबाल मिर्ची के फिशरमैन वाफ में कुछ लड़ाई हुई, लोगों के सर फटे, चाकू छुरे चली, तो मैंने वहाँ का दौरा करके जो माहौल देखा, वहाँ पे होता क्या है, वो सब मैंने 3-4 रिपोर्ट अपने अखबार में लिखी। तो जो उस समय के एडिशनल कमिश्नर थे पुलिस के, मिस्टर सुरेंद्र मोहन शंगारी, उन्होंने एक्शन लेते हुए फिशरमैन वाफ को बंद करने का ऑर्डर कर दिया। एक तरीके से इकबाल मिर्ची का वो बम्बई वाला धंधा बंद हो गया, उस डांस बार की कमाई बंद हो गई, और उसकी बेइज्जती भी बहुत हुई। तो ये उन दिनों में बॉम्बे आया हुआ था। इनका एक क्लास फेलो था नासिर भाई अमलानी करके, वो स्कूल में इकबाल मिर्ची और नासिर भाई कॉन्वेंट स्कूल में साथ में पढ़े थे। नासिर भाई मेरा दोस्त था, उसका रेस्टोरेंट चलता था बहुत बढ़िया चर्च गेट में, मैंने बहुत सारी वीडियोस में उसका जिक्र किया हुआ है। इंग्लैंड में मेरे साथ घूमने गया वो, उसका बेटा आजकल वो सब रेस्टोरेंट चलाता है। तो नासिर भाई को इसने बोला, इकबाल मिर्ची ने, कि बलजीत परमार ने मेरा ये होटल कम रेस्टोरेंट डांस बार बंद करवा दिया, उसको समझाओ यार, हमारी कोई दुश्मनी है, को पैसा वैसा चाहिए तो हम दे देते हैं। तो मैंने कहा यार, बात पैसे की नहीं है, बात आपके लोगों को जो आप दादागिरी वहाँ पे करते हो, जो लोगों को चाकू मारे, सर फाड़े, आप बिजनेस करो सीधे तरीके से, जो आपका टाइम लिमिट है उसको रखो, कानून को भंग मत करो, मेरा आपसे क्या लेना देना। तो खैर इकबाल मिर्ची वहाँ आया नासिर भाई के रेस्टोरेंट में, नासिर ने हमारी मुलाकात करवाई। पहली बार मैं इकबाल मिर्ची को नासिर भाई के बैरीज रेस्टोरेंट में चर्च गेट बम्बई में मिला था। उसके बाद हमारी जान पहचान हो गई, फ़ोन पे बात होती रही, और उसी सिलसिले में इसको मैं लंदन भी जाके मिला। उसके बाद मैंने जो मॉरिशस की बात आपको बताई थी, इकबाल मिर्ची एक बार साउथ अफ्रीका के जाते हुए रास्ते में मॉरिशस रोका, और उसी टाइम पे ये हिंदुस्तान में वांटेड था। तो भारत सरकार को मालूम पड़ा कि इकबाल मिर्ची मॉरिशस में है। मॉरिशस की सरकार से हमारे रिश्ते अच्छे थे। इन्होंने, हमारे डिप्लोमेट्स ने उनकी सरकार को रिक्वेस्ट किया कि इकबाल मिर्ची को अरेस्ट करो, हम इसको वापस हिंदुस्तान लेके जाना चाहते हैं। तो मॉरिशस गवर्नमेंट ने पासपोर्ट नंबर मांगा, भारत सरकार ने पासपोर्ट नंबर दे दिया कि जिसका पासपोर्ट नंबर है, जिसका नाम है। लेकिन वो जो इकबाल मिर्ची की एंट्री मॉरिशस में हुई थी, वो दूसरे पासपोर्ट पे हुई थी। उसमें नाम वही था, इकबाल मोहम्मद मिर्ची सब लिखा हुआ, पूरा मेमन, लेकिन पासपोर्ट का नंबर और था। तो उनके लिए एक टेक्निकल इशू बन गया। लोग दूसरे पासपोर्ट की नॉलेज भारत सरकार को नहीं थी,
पुराना नंबर लेके घूम रहे थे, जो उसका रेड कॉर्नर नोटिस निकाला हुआ था। तो किसी तकनीकी वजह से उन्होंने इकबाल मिर्ची को अरेस्ट करना नहीं नहीं किया, अरेस्ट करना टाल दिया, ये कह के कि जो पासपोर्ट नंबर सरकार ने दिया है, भारत सरकार ने, वो उस पासपोर्ट से मेल नहीं खाता है जिस पासपोर्ट पे इकबाल मिर्ची ट्रैवल कर रहा है। तो इकबाल मिर्ची वहाँ से भाग के साउथ अफ्रीका चला गया और पकड़े हाथ में नहीं आया। तो जब उसकी वहाँ पे चर्चा हुआ मॉरिशस की प्रेस में, अखबारों में, कि हमारी सरकार ने इकबाल मिर्ची को भागने कैसे दिया, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने एक अपने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी कि जिसमें ये दोनों पासपोर्ट के नंबर दिए हुए थे। वो मेरे जो मॉरिशस में मेरे दोस्त थे, जहाँ मैं जाता रहता था, प्रेस वाले पत्रकार सीनियर, उन्होंने मुझे वो पार्लियामेंट की रिपोर्ट की एक कॉपी फैक्स करके भेज दी। मैंने अपने अखबार में खबर छाप दी कि इकबाल मिर्ची के पास 2 पासपोर्ट हैं, दोनों पासपोर्ट नंबर लगा दी। लेकिन इकबाल मिर्ची को ये मालूम नहीं था कि मुझे ये डिटेल कहाँ से मिली, जो मेरे पास इस बात का सबूत क्या है। उसके दिल में वो पुरानी बात याद आ गई जो उसका मैंने होटल बंद करवाया था। तो उस ज़माने में इकबाल मिर्ची का साला या कुछ और रिश्तेदार था, फिरोज़ भाई, उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ 1 करोड़ का केस कर दिया कि इकबाल मिर्ची के पास एक ही पासपोर्ट है, कोई 2 पासपोर्ट नहीं है, और ये बलजीत परमार ने गलत खबर छाप के हमारे खानदान का नाम बदनाम करने की कोशिश की है। तो इन्होंने कुछ 30-32 हज़ार रुपया हाई कोर्ट में भर के अर्जेंट हियरिंग में मांग लिया। तो 1 हफ्ते के बाद मुझे हाई कोर्ट से नोटिस आ गया कि इतने तारीख को आप 11:30 बजे सोहेल सो कोर्ट नंबर में आप हाजिर हो जाइए। तो मैं वो सम्मन लेकर राम जेठमलानी जी के पास चला गया। मेरे गुरु थे, गुरु समान थे, मुझे अपना बेटा मानते थे। मैंने कहा सर ये नोटिस आ गया, मुझे बताइए क्या करूं। वो बोलते कुछ नहीं है इसमें, तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट है मॉरिशस पार्लियामेंट का, दैट्स एनफ। उन्होंने जो सब एक नया वकील उनका आया था, उसका नाम तो पता नहीं क्या था, सर ने मारने था, MARNE, मारने, महाराष्ट्रीय लड़का, वो नया नया वकील आया था वकालत करके, उसको मुझे दे दिया, बोले तुम हाई कोर्ट में बलजीत का केस लड़ना। मैं बड़ा हैरान कि राम जी ने इतना जूनियर आदमी क्यों दे दिया मुझे बचाने के लिए, सीनियर आदमी देना चाहिए था। खैर, तो जिस दिन कोर्ट में मेरी डेट आई, तारीख आई, तो कोर्ट नंबर के बाहर मैंने देखा तो जज साहब का नाम लिखा हुआ है, SS निज्जर। मैंने कहा ये तो फंस गए। SS निज्जर जब बॉम्बे आए थे पहली बार जज बन के, पंजाब से ट्रांसफ़र होकर बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने थे, तो मैंने एक छोटी सी पार्टी दी थी वहाँ पे, जिसमें मुंबई के प्रोमिनेंट पंजाबी से इकट्ठे किए थे। उसमें अमरजीत सिंह समरा जो पुलिस कमिश्नर थे वो भी आए हुए थे, 4-5 और एडिशनल DG रैंक के ऑफिसर आए हुए थे। उसमें इनकी और इनकी वाइफ को हमने रात का खाना और छोटा सा म्यूजिकल प्रोग्राम रखा था, सब मैंने ऑर्गेनाइज किया था। मैंने कहा ये तो बहुत बेइज्जती की बात है, जिस जज को मैं 1 महीना पहले पार्टी दे चुका हूँ, उसका आदर मान कर चुका हूँ, आज उसके कटहरे में मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। मैं थोड़ा अपने दिमाग में चलाया कि क्या करूँ। लकीली लंच टाइम तक मेरा बोर्ड पे नंबर नहीं आया। जैसे ही कोर्ट लंच के लिए उठा तो मुझे मालूम नहीं था कोर्ट के प्रोसीजर क्या होते हैं, पहली बार तो मैं हाई कोर्ट गया। तो मैं वो किसी को बिना बताए उनकी चैम्बर में चला गया, सीढ़ियाँ चढ़ के कोर्ट के अंदर ही, जहाँ ऊंचाई पे बैठते तो उसके पीछे उनका कमरा था, वो खाना खा रहे थे। तो उनके अर्दली ही कहीं पानी वानी लेने गया तो मैं अंदर घुस गया। तो मुझे वहाँ बोलते आओ बलजीत जी। वो थोड़ा हैरान तो हुए मुझे देख के, क्योंकि जज के कमरे में जाने का अलाउड नहीं है। तो मैंने उनको जल्दी में बताया कि सर एक्चुअल में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर ये मेरा केस लगा हुआ आपकी कोर्ट में और मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि आपके सामने मुझे कटहरे में खड़ा रहना पड़ेगा, और शॉर्ट में ये केस है कि मेरे पास ये सबूत है, लेकिन फिर भी इस आदमी ने मेरे ऊपर केस कर दिया 1 करोड़ का और मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो वो थोड़ा मुझे देख के हंसे, बोले कोई बात नहीं, आप जाइए, आप कोर्ट के बाहर रुके रहो, आपको अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप जा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल सी टू इट। मैं कहाँ जाऊँ, मैं नीचे आके बाहर खड़ा हो गया, दरवाजे के बाहर घूमता रहा गलियारे में। कुछ 3:30 बजे के करीब मेरा नंबर बोर्ड पे आया। तो निज्जर साहब ने इकबाल मिर्ची के वकील को पूछा हु इज़ द कंप्लेनेंट। उसने बोला जी इकबाल मोहम्मद मेमन। तो जज साहब बोले कहाँ, वेयर इज़ द कंप्लेनेंट, इज प्रेजेंट इन द कोर्ट। बोलता नहीं जी वो तो आउट ऑफ कंट्री हैं। जज साहब बोले केस डिसमिस। अगर केस करने वाले को इतनी शिद्दत नहीं है उसमें कि खुद कोर्ट में हाजिर हो सके, तो ऐसे आदमी हाई कोर्ट का समय बर्बाद करने वाली बात। तो उन्होंने 3 मिनट में वो केस डिसमिस कर दिया।
और ये पहली बार मुझे लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन निज्जर साहब ने वो मौका बहुत अच्छी तरह सँभाला और उस केस को कानूनी तौर पे डिसमिस किया। और दूसरे दिन मुझे फ़ोन करके बोले, "बलजीत जी, अगर आपकी जगह पे कोई आदमी मेरे कमरे में और आ जाता, तो मैं उसको मौके पे उसको अरेस्ट करवा के उसके ऊपर कोर्ट की मानहानि का केस करता था। तो आपके ऊपर 2-2 केस चलते थे, लेकिन आप ईमानदार आदमी हो, आपको मालूम नहीं था, आपके दिल में कुछ नहीं था और आपका केस भी सही था। इसलिए मैंने आपका ये कानून का काम किया, आपकी कोई हेल्प नहीं की, इसलिए आपको कोई शर्मिंदा होने की या एहसानमंद होने की ज़रूरत नहीं है।" ये निज्जर साहब का इतना बड़ापन था। अभी डेढ़ डेढ़ एक महीना पहले उनकी डेथ हुई है, मुझे बहुत अफ़सोस भी लगा, लेकिन वो केस ख़त्म हो गया और उसके बाद इकबाल मिर्ची जब मुझे लंदन में मिला, तो उसने मेरे से बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी कि ये मेरी गलती थी, मुझे लोगों ने भड़का दिया था। और उसके बाद 3-4 साल के बाद उसकी लंदन में डेथ हो गई। एक इतना बड़ा आदमी, ही वाज़ अ लोनली मैन, जब आखिरी बार मिला तो बहुत अजीब-सी उसकी हालत थी। इतना पैसा, इतनी शोहरत होने के बावजूद बिल्कुल अकेला था और मुझे उसकी हालत देख के यही लगता था कि आप अगर ईमानदारी से ज़िंदगी जीते हो, उसका मज़ा कुछ और है। ये गलत काम करके जो आप पैसा कमा के रहते हो, वो आपको उम्र भर शांति नहीं देता। अगले मंगलवार को एक और नया किस्सा लेके आएँगे और अगले वीरवार को, थर्सडे को भी एक और कहानी अंडरवर्ल्ड की आपको सुनाएँगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद।